जी कैफे आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 43 रिलेटेड पार्टी का हमारा टॉपिक चल रहा था। आज इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर है रिलेटेड पार्टी का। आज के लेक्चर में एक तो हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कल हमने पढ़े थे, लेकिन कल हमारा एक कंसेप्ट रह गया था, रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। आज हम इस कंसेप्ट को कंक्लूड करेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बल्कि ऐसा करते हैं, पहले सारा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी आज हमने डिस्कस करना है। कल बात जहां पे आके रुकी थी वो क्या थी कि जब कभी रिलेटेड पार्टी के हवाले से हमारे सामने डिफरेंट रिस्क आए तो हर सिचुएशन में हमने क्या रेलिवेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, ये कंसेप्ट हम पढ़ रहे थे। हमें पता ये चला था कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद, रिलेटेड पार्टी के हवाले से रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद 4 तरह के रिस्क हमारे सामने आ सकते हैं। 4 तरह के रिस्क कौन कौन से रिस्क? सबसे पहला हो सकता है हम कोई ऐसी रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई कर ले जो मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं की। हो सकता है कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी है जो आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। हो सकता है मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये लिखा हो, क्या लिखा हो कि ऑल ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी आर ऑन आर्म लेंथ बेसिस। या हो सकता है कि हम कोई ऐसी रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई कर लें जो कि डोमिनेंट इन्फ्लुएंस रखती है, सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं, डोमिनेंट इन्फ्लुएंस रखती है, तो इसे कहते हैं रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। तो ये हम वन बाय वन रिस्क स्टडी कर रहे थे। 3 रिस्क, 3 सिचुएशंस हमने पढ़ ली थी। नेक्स्ट सिचुएशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो क्या है, रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। अच्छा, आप नोट कीजिए, रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन तो आपको पता ही है कि रिलेटेड पार्टी ऐसी पार्टी जिसका हम पे या जिस पे हमारा इन्फ्लुएंस हो, सिर्फ इन्फ्लुएंस, तो वो रिलेटेड पार्टी है। अच्छा, अगर इन्फ्लुएंस से भी बड़ी कोई चीज हो, कंट्रोल या डोमिनेंट इन्फ्लुएंस क्या ले, स्टैंडर्ड्स के लिए वर्ड यूज करता है कंट्रोल नहीं, लॉ वर्ड यूज करता है नॉर्मली कंट्रोल का। जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड वर्ड यूज करता है डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। कहता है डोमिनेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है? डोमिनेंट इन्फ्लुएंस का मतलब ऐसे रिलेटेड पार्टी जिसकी मर्जी के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते और वो आपकी मर्जी के बगैर जो चाहे कर ले, ये है रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट। कहता है रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन तो आपने पढ़ ली होगी, समझ ली होगी पहले लेक्चर में। आज आखिरी लेक्चर में रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस को समझ लीजिए। इसकी डेफिनेशन क्या कहता है? रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऐसी पार्टी होती है, कुछ निशानियां हैं, जिस पार्टी में ये निशानियां होंगी, सारी होना लाजमी नहीं है, 1-2 भी हो जाए तो आपको पता चल जाना चाहिए रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है। एग्जाम में याद रखें, जब उसने कोई लिस्ट दी होती है किसी कंसेप्ट की और उसमें से एक चीज भी एग्जाम में आ जाए, हम कहते हैं सिचुएशन एक्टिवेट हो गई। जैसे एक हमारा क्वेश्चन है, टॉपिक है गोइंग कंसर्न इश्यूज वाला, उसमें वो हमें लिस्ट देता है कि ये 15-20 सिचुएशंस हैं जिनमें गोइंग कंसर्न इशू क्रिएट हो सकता है। कितनी सिचुएशन? 15-20। लेकिन एग्जाम में सिर्फ एक ही सिचुएशन देता है और कहता है बताओ क्या करेंगे, कि बताइए क्या गोइंग कंसर्न इश्यूज की 15-20 की लिस्ट है, तो क्या सारी चीजें जब 15-20 इकट्ठी होंगी फिर गोइंग कंसर्न इशू राइज होगा? नहीं, कोई एक भी हो जाए गोइंग कंसर्न इशू राइज होगा। नॉर्मली जब सारी चीजें जरूरी हो ना किसी कंसेप्ट के लिए, तो वो उसके साथ खास तौर पे लिख देता है एंड। जैसे उसने नेगेटिव कंफर्मेशन की 4 सिचुएशन थी, चारों पूरी, तो खास तौर पे उसने कह दिया एंड। लेकिन अगर खास तौर पे ना कहे और लिस्ट दे दे तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक हो तो एप्लीकेबल हो जाएगी। तो उसी तरीके से जेन में गोइंग कंसर्न की एग्जांपल जेन में रखिएगा, मैंने यहाँ पे गोइंग कंसर्न की एग्जांपल दी थी आपको, वो एक कंसेप्ट थोड़ा सा फिट कर दिया मैंने। वापस आते हैं, तो ये इंडिकेटर्स हैं, ये सारे के सारे इंडिकेटर्स एक ही वक्त में पूरे हों लाजमी नहीं है। 1-2 इंडिकेटर्स भी अगर आ गए केस स्टडी में खास तौर पे, तो आपने फौरन अंदाजा लगा लेना क्या ये रिलेटेड पार्टी तो है, लेकिन रिलेटेड पार्टी के साथ साथ रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस भी है। भाई कौन सी निशानियां हैं, कैसे पता चलेगा कि कोई रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट? सबसे पहला, हर वो पार्टी नॉर्मली ये रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट वो पार्टी हुआ करेगी जो ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर भी है और करंटली इस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज भी कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट क्या, कौन सी रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है? बिल गेट्स, फाउंडर भी मैनेजर भी, ठीक है। फाइनल जितने भी प्रपोजल हैं फाइनल अप्रूवल के लिए इसके पास जा रहे हैं। अगर आपको पता चले किसी कंपनी गाइड करने के लिए जाएं और वहां पे पता चले कि बिजनेस प्रपोजल जितने भी होते हैं, यस या नो, आखिरी फाइनल कॉल सेठ साहब देते हैं, आखिरी कॉल उनकी होती है, फाइनल अप्रूवल उनकी है,
तो ये सेठ साहब कौन है? रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। इनके पास वीटो पावर, वीटो पावर समझते हैं कि कोई भी करारदाद सामने आई ना, इन्होंने उसके खिलाफ वोट दे दिया तो बाकी सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए, वो काम नहीं होना, फिर यह है वीटो। तो अगर किसी पार्टी के पास वीटो पावर हो, वो क्या होगी? पहचान लेंगे किसी पार्टी के पास वीटो पावर है, चीजें फाइनल अप्रूवल के लिए उसके पास जा रही हैं, फाउंडर मैनेजर। अच्छा, इसमें से कुछ चीजें मिलती जुलती हैं, एग्जाम में कोई एक भी अगर आ गई तो आपने समझ जाना रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। नो डिबेट। अच्छा, आप देखें दूसरों के प्रपोजल फाइनल अप्रूवल के लिए इसके पास आ रहे हैं और ये अगर चाहे तो वीटो कर सकता है, लेकिन इसके प्रपोजल दूसरों के पास नहीं जाते। इसके प्रपोजल के ऊपर कोई डिबेट नहीं होती विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब यह है कि नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजेरियल स्ट्रक्चर अगर देखें तो सबसे टॉप पे 2 साहब गवर्नेंस है, उनके फैसले इंप्लीमेंट होते हैं। भाई डायरेक्टर्स के फैसले इंप्लीमेंट होते हैं ना, लेकिन अगर आपको पता चले डायरेक्टर में से ही कोई या डायरेक्टर के अलावा कोई बंदा इतना पावरफुल है कि जब वो फैसला कर लेता है कोई, तो डायरेक्टर्स में भी हिम्मत नहीं है उस पर डिबेट कर सके, उस पर क्वेश्चन कर सके, तो वो क्या होगा? रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। और इसकी ट्रांजैक्शंस को कोई भी इंडिपेंडेंटली रिव्यू या प्रूव नहीं करता, कोई रिव्यू या प्रूफ नहीं। ये है रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस के जो ये ट्रांजैक्शन इसकी होती है। लॉस ही तो सबसे समझने वाली चीज है। रिलेटेड पार्टी की अप्रूवल होती है, हर ट्रांजैक्शन की अप्रूवल होनी चाहिए, डायरेक्टर्स को करनी चाहिए नॉर्मली, और अगर डायरेक्ट इन्वॉल्व हो शेयर होल्डर्स को भी करनी चाहिए। लेकिन इस बंदे की जो ट्रांजैक्शन, हालांकि रिलेटेड पार्टी है, किसी में हिम्मत नहीं इस पे डिबेट कर सके, इसको रिव्यू कर सके, और ना ही अप्रूव करने के लिए ट्रांजैक्शन किसी के पास जाते हैं जो ये बंदा कर ले। इन शॉर्ट कंसेप्ट समझने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रिलेटेड पार्टी विद, जो भी हो में से क्या, रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि सेनेट है, नेशनल असेंबली। जैसे कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स होते हैं ना, पॉलिसीज मेकिंग के लिए, रिव्यू के लिए, अप्रूवल के लिए, उसी तरीके से कैबिनेट है, नेशनल असेंबली है, सेनेट ये नहीं है। अब लेकिन फिर कौन हुआ रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस? मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। मुझे खुद बताइए कि क्या फाइनल अप्रूवल के लिए चीजें उसके पास, वो अकेला बंदा होगा? ये नहीं 15-20 बंदे इकट्ठे होकर फैसले कर रहे हैं, अकेला बंदा, उसके पास वीटो पावर होगी? वीटो पावर होगी। इसीलिए मिसालें मैं ज्यादा नहीं इधर उधर की देता, आप उनको ऑपरेशन करना शुरू कर देते हैं। उसके प्रपोजल पे कोई और डिबेट करने की हिम्मत करेगा? ये जो टॉक शो पे बैठे होते हैं सारे, इधर का सियासतदान कोई करे उसको भी ऐसी की तैसी फेर देते, उधर उस पार्टी का करे उसकी भी ऐसी की तैसी। लेकिन जब आर्मी चीफ कोई और आ जाए, मेरे कहने का मतलब था हिम्मत तो मेरी भी नहीं है। हाँ, तो फिर क्या होता है? फिर बताइए तो बात, माफी नो डिबेट ऑन प्रपोजल। इनके प्रपोजल पे कोई डिबेट। और बताइए क्या इनकी ट्रांजैक्शन, इनके जो भी सफरी अखराजात होंगे किसी भी अवाम की खिदमत के लिए, क्या उनको कोई रिव्यू करेगा? इनका रिव्यू करेगा? अभी तो खबरें आ जाती है ना, ये इस सफर पे गए 35 करोड़ खर्च हो गया, 10 करोड़ खर्च हो गया, लेकिन उस अरसे में आप देखें कोई इस तरह की खबर नहीं निकल, कोई इंडिपेंडेंटली रिव्यू कर। ये है रिलेटेड। जिस तरह कंट्री में मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का रोल होता है, उसी तरह विद इन दी कंपनी अगर कोई मार्शल, अगर तो जमहूरी कंपनी हो ना, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, सबकी से होगी, सबके प्रपोजल को डिस्कस किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा। लेकिन अगर कंपनी के अंदर कोई इतना पावरफुल बंदा हो जाए तो वो फिर उसे क्या कहेंगे? रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। अच्छा, मुझे ये बताइए, रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस का होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। अगर तो वो बंदा अच्छा है तो वो ऐसे एग्रेसिव डिसीजन भी कर सकता है जो शायद दूसरों में इतनी हिम्मत ना हो डिसीजन करने की। लेकिन अगर वो बंदा अच्छा नहीं है तो उसका एक गलत फैसला कंपनी को डुबो सकता है। अब एज ऑडिटर मुझे बताइए, हमने अच्छी वाली साइड पे जाना है कि नेगेटिव वाली साइड पे? इसीलिए वो ये कहता है कि रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस का होना फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। वो किस लिए? रीजन बहुत सिंपल है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और कोई भी बंदा फ्रॉड कर रहा होगा ना, कुछ ना कुछ दूसरे लोग देखने वाले होंगे। कस्टमर अगर आके चोरी करना चाहता है तो सीसीटीवी कैमरा लगे होंगे। एम्प्लॉइज अगर चोरी करना चाहते हैं, मैनेजमेंट देख रही होगी इनको। मैनेजमेंट अगर फ्रॉड करना चाहती है, डायरेक्टर्स देख रहे होंगे, ठीक है। और डायरेक्टर्स अगर ऑडिटर। लेकिन मुझे ये बताइए, ये है ऑडिटर की तो एग्जांपल साइड पे करने में फिलहाल, यानी ऑर्गेनाइजेशन में हिरार्की ऐसी होती है कि हर एक बंदे के ऊपर कोई दूसरी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है जो उसको सुपरवाइज कर रही है।
लेकिन रिलेटेड पार्टी भी डोमिनेंट इन्फ्लुएंस जो होगी इसके ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है। इसलिए अगर कोई और फ्रॉड करना चाहे कोई ना कोई दूसरा नजर रख रहा होगा, लेकिन अगर रिलेटेड पार्टी भी डोमिनेंट इन्फ्लुएंस फ्रॉड करना चाहे तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जो इसको नजर रख सके, इसके ऊपर इसको रोक सके, इसके रास्ते में खड़ा हो सके कि ये फ्रॉड नहीं होने देना। जो भी इसके खिलाफ बात करेगा उठा के बाहर फेंक देगा उसको। तो इसका होना फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। रिलेटेड पार्टी भी डोमिनेंट इन्फ्लुएंस का होना, एग्री करते हैं इसे? इसीलिए स्टैंडर्ड हमें यह कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसकी ट्रांजैक्शंस को प्रूव करने वाला, डिबेट करने वाला, रिव्यू करने वाला, प्रूव करने वाला कोई भी नहीं है, लेकिन एक बंदा है जो इसकी ट्रांजैक्शन को रिव्यू भी कर सकता है, ये भी देख सकता है कि फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन तो नहीं है, ये भी देख सकता है कि कोई इलीगल ट्रांजैक्शन तो नहीं है। वो कौन है भला? वो है ऑडिटर। शाबाश। इसीलिए ऑडिटर की जिम्मेदारी उन्होंने लगाई क्या कि जब कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिलेटेड पार्टी में डोमिनेंट इन्फ्लुएंस हो, फौरन स्केप्टिसिज्म को एक्टिवेट कर देंगे। फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। क्यों? क्योंकि ये बंदा फ्रॉड करना चाहे तो आसानी से कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा इसको रोकने वाला नहीं है। इसलिए जब ये पार्टी आइडेंटिफाई हो जाए तो इसकी जितनी भी ट्रांजैक्शन है निकाल बाहर करो। अच्छा, एक तो वैसे ही रिलेटेड पार्टी की सारी ट्रांजैक्शन में हमें हाई रिस्क है, खास तौर पे इसकी ट्रांजैक्शन में तो रिस्क ऑफ फ्रॉड है। सारी ट्रांजैक्शन उठाएं और वैल्यूएट करें इन सारी ट्रांजैक्शन को जिनमें रिलेटेड पार्टी किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि इनमें फ्रॉड हो सकता है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, इसमें कुछ इलीगल पेमेंट्स हो सकती हैं। ये अगर मनी लॉन्ड्रिंग करना चाहे, इलीगल पेमेंट करना चाहे, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहे, खुद बताएं कोई रोक सकता है? सर अगर ये डोमिनेंट है तो फिर हमें रिपोर्ट कैसे करें? हाँ, ये डोमिनेंट, लेकिन लाजमी नहीं कि ये डोमिनेंट हो तो हमने इसी को, ये हो सकता है मेजॉरिटी शेयर होल्डर भी हो, लेकिन याद रखें हमने अदर शेयर होल्डर्स को भी तो रिपोर्ट करनी है। और खास तौर पे इसमें अगर आप नोट करें ना तो इसमें हम शेयर होल्डर के ये जो रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड ने हमें बताई है ना, ये शेयर होल्डर को सामने रख के नहीं बताई, ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी रेगुलेटर्स हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी को सामने रख के बताई। ये उनका इंटरेस्ट होता है कि कंपनी के अंदर इस तरह की गड़बड़ ना हो रही हो। ठीक है, जैसे वो पिछले दिन कुछ एक स्कैंडल था कि वो गोरों को जाली डिग्री बना के बेच रहे थे, कोई क्या था नाम, जो भी नाम था उसका नाम नहीं लेते, हाँ किसी एक टीवी चैनल के मालिक थे। हाँ, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस लेवल का बंदा किसी इस तरह की इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए इनमें इनके फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन करने का चांस ज्यादा है, इसलिए ये रिक्वायरमेंट उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई कि ऑडिटर देखेगा फिर और रिपोर्ट करेगा। तो वो चाहे मेजॉरिटी शेयर होल्डर क्यों ना हो, स्टिल हम अपने ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेंगे, उनमें प्रॉब्लम है तो रेगुलेटरी अथॉरिटी को रिपोर्ट करेंगे। फ्रॉड के केस और खास तौर पे इलीगल ट्रांजैक्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी को रिपोर्ट करना हमारी जिम्मेदारी होती है, अगर लॉ रिक्वायर कर रहा हो तो। जी नहीं, एक मिनट है, ऑडिटर की रिपोर्ट एड्रेस की जाती है शेयर होल्डर को, एड्रेस की जाती है शेयर, लेकिन ये कहना कि ऑडिटर की रिपोर्ट शेयर होल्डर्स के लिए है, ये टोटली गलत है। आपने ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट पढ़ा ना जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, उसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस लिहाज से बिल्कुल ठीक है कि वो एड्रेस होती थी मेंबर्स को जो शेयर होल्डर्स हैं, लेकिन क्या उसमें अदर रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस होती थी जो एसईसीबी के लिए होती थी? बिल्कुल। तो इसका मतलब है ये हमारी रिपोर्ट सिर्फ मेंबर्स के लिए नहीं है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज के लिए भी है। तो हम सारे स्टेक होल्डर्स के लिए रिपोर्ट बना रहे होते हैं, ठीक है। वरना तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कहते हैं सर हमें पता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, इसमें हमने सेल्स को डबल किया हुआ है, लेकिन हमें पता है आप इसके ऊपर रिपोर्ट, हमें रिपोर्ट दे रहे हैं ना, हमें फ्रॉड का पता है, रिपोर्ट दे दें, हम उन्हें डबल सेल के साथ रिपोर्ट दे दें और वो इसको दूसरे इन्वेस्टर को दिखा के सारा बिजनेस डबल रेट में उनको बेच दें। ऐसे हो सकता है कि नहीं? तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर याद रखें सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स तक नहीं है, बल्कि दूसरे स्टेक होल्डर्स भी हैं, जिनमें रेगुलेटरी अथॉरिटीज भी शामिल हैं, जिनमें बैंक्स भी शामिल हैं, जिनमें इन्वेस्टर भी शामिल है फ्यूचर के, जो कि बाइंग कर सकते हैं, जो हमारी ऑडिटेड फाइनेंशियल, हमारी ऑडिट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के बाइंग डिसीजन करते हैं। इसलिए चाहे ये 100% शेयर होल्डर क्यों ना हो, स्टिल अगर ये किसी इलीगल एक्टिविटी वगैरह में इन्वॉल्व है हम रिपोर्ट करेंगे। हाँ, अगर कोई फाउंडर है, मैनेजर, अपनी ही कंपनी में फ्रॉड क्यों करेगा? अच्छा देखें, अपनी ही कंपनी में फ्रॉड करेगा लेकिन अपने साथ नहीं करेगा, दूसरों के साथ। ठीक है, जैसे बहुत से लोग आपने देखा जीवो गरीब स्कीमें लेके आते हैं कि जी पैसे इन्वेस्ट करें 15 दिनों में डबल, उसमें क्या होता है? फ्रॉड कर रहे होते हैं, अपनी ही कंपनी में फ्रॉड कर रहे होते हैं, लेकिन फ्रॉड अपने साथ नहीं कर रहे, किसके साथ कर रहे हैं? दूसरे। एज ऑडिटर अगर हमें पता चले कि कंपनी की ट्रू मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, पैसा अगले जो बंदे आते हैं उनसे पैसा लेके पिछले बंदों को डिविडेंड पे कर रहे होते हैं,
और एंड में जाके एक पॉइंट पे आके जब वो कैपेसिटी फुल हो जाती है उसके बाद एकदम से बबल बस्ट, सारे पैसे जाया। तो इस तरह की एक्टिविटीज को फिर हमें रिपोर्ट करना पड़ता है, चाहिए। जी जी, जब इनके ट्रांजैक्शन, देखिए ऑडिटर को पता कैसे चलता है जब इनके ट्रांजैक्शन रिव्यू ही नहीं होती। देखिए ट्रांजैक्शन रिव्यू नहीं हुए लेकिन ट्रांजैक्शन है तो सही, और ये ट्रांजैक्शन होगी नॉर्मली बड़ी ट्रांजैक्शन। ऑडिटर के सैंपल में जब ट्रांजैक्शन आएगी ऑडिटर को पता चलेगा इस ट्रांजैक्शन का रिव्यू नहीं हुआ, ऑडिटर कहेगा अच्छा ये कंट्रोल वीकनेस रखती है, चलो भाई अप्रूवल नहीं हुई, इसकी कंट्रोल वीकनेस है। दूसरी ट्रांजैक्शन फिर आ गई उसी पर्सन की, तो ऑडिटर, आपको पता है ऑडिटर सिमेट्री देख रहा होता है कि ट्रांजैक्शन में कोई सिमेट्री तो नहीं है। सैम्पलिंग में हमने पढ़ा था कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं है। कहेगा यार इस बंदे के साथ पहले ट्रांजैक्शन थी, वो भी अप्रूव नहीं, ये भी नहीं हुई, ये लगता है कोई लिंक है, कोई मसला है। और फिर वो जब इन्वेस्टिगेट करेगा उसे पता चलेगा ये मेजर इन्फ्लुएंस है इसका, तो रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो जाती है। ठीक है, वैसे भी ट्रांजैक्शन को भी छोड़े, प्रैक्टिकली बताता हूँ, जब हम क्लाइंट के पास जाके गपशप लगा रहे होते हैं ना, तो रोज इस इतनी सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी है, कोई ना कोई डिस्कशन हो रही होती है, एम्प्लॉइज आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं इस तरह की बड़ी पार्टीज के बारे में। और कोई क्वेश्चन? चलिए, रिलेटेड पार्टी भी डोमिनेशन के लिए अब कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट है, कंसेप्ट छोटे छोटे हैं, ठीक है, लेकिन हैं अहम। क्या कर सकता है वो इन कंसेप्ट्स को अलहदा से टेस्ट नहीं करेगा पूरा क्वेश्चन बना के। ये जो मैंने आपको यहां तक कंसेप्ट सिखा दिए ना, इनका पूरा क्वेश्चन बन सकता है। अब जो ऑनवर्ड कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं ना, इनका पूरा क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन अगर बनेगा भी तो एक पार्ट बनेगा 2 नंबर का मैक्सिमम, इससे ज्यादा का नहीं। लेकिन ये कंसेप्ट वो अक्सर किसी बड़ी केस स्टडी के अंदर टच कर लेता है। जैसे मटेरियलिटी है ना, मटेरियलिटी का टॉपिक हमने कुछ सीखा, मटेरियलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। मटेरियलिटी का अलहदा से क्वेश्चन सेट नहीं करता होता, लेकिन रिपोर्ट की केस स्टडी में मटेरियलिटी का कंसेप्ट टच कर लेता है, उसके 1-2 नंबर दे देता है। आपने रिपोर्ट के अगर कुछ क्वेश्चंस किए हो, अभी हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की क्योंकि कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूं, प्रैक्टिस अभी करनी है। तो जो रिपोर्ट में वो क्या करता है कि रिपोर्ट की केस स्टडी के अंदर मटेरियलिटी का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस करवाता है। ये क्लाइंट का प्रॉफिट या मटेरियलिटी कैलकुलेट करें। और अगर आपको याद हो, आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा नहीं है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पूछेंगे, कि एक टेस्ट में ऐसी केस स्टडी थी जिसमें उसने प्रॉफिट दिया ही नहीं था, प्रॉफिट दिया ही नहीं हुआ था, प्रॉफिट की बजाय टोटल रेवेन्यू या टोटल एसेट्स दिए हुए थे। उसमें क्या करना था आपने पूछा ही नहीं। हाँ, रेवेन्यू की बेस पे, उसमें प्रॉफिट था ही नहीं, प्रॉफिट की बेस पे मटेरियलिटी कैलकुलेट नहीं हो सकती, तो किस एसेट्स या रेवेन्यू की बेस पे ही होगी। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये था कि क्या वही परसेंटेज लगाएंगे जो प्रॉफिट वाली है या कम वाली परसेंटेज लगाएंगे? कम लगाएंगे, ये कंसेप्ट था। कितनी कम? 1% लगा। कुछ कहते हैं 0.5%, वो भी लगा सकते हैं, लेकिन 1% के ज्यादा वोटर्स हैं। तो मटीरियल, जिस तरह हमने मटेरियलिटी कैलकुलेट करना, इसका अलहदा से क्वेश्चन नहीं आएगा मटेरियलिटी का, पूरा नॉर्मली नहीं आता, लेकिन दूसरी केस स्टडी के साथ वो मर्ज करके इस कंसेप्ट को टेस्ट कर लेता है। उसी तरह अब जो कंसेप्ट है ये अलहदा से टेस्ट नहीं करेगा मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन किसी ना किसी दूसरे टॉपिक की केस स्टडी के साथ मिक्स कर सकता है, इवन रिपोर्ट की केस स्टडी के साथ भी मिक्स कर सकता है। पहला कंसेप्ट क्या है मटेरियलिटी का? कहता है चूंकि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के ऊपर लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, इसीलिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हमेशा मटेरियल समझी जाएंगी, अमाउंट कुछ भी हो। या आसान अल्फाज में बोलूं तो ये कहूंगा, रिलेटेड पार्टी का मटेरियलिटी लेवल है 1 रुपया। रिलेटेड पार्टी का मटेरियलिटी लेवल क्या है? 1 रुपया, बल्कि 1 रुपया भी नहीं, 0 कहना चाहिए, 0 कहना चाहिए। रिलेटेड पार्टी का मटेरियल यानी जो भी, जिस भी अमाउंट की ट्रांजैक्शन हो, आपने उसको मटेरियल समझना है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आप कहेंगे सर 10 रुपए का फ्रॉड कहां है मटेरियल होता है? 10 रुपए की ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी का हम चेक करेंगे हैं? एग्जांपल सुने, आप एक अनरिलेटेड पार्टी को इन्वेंट्री कोई एग्जांपल, गाड़ी है 50 लाख वाली गाड़ी, अनरिलेटेड पार्टी को 50 लाख में गाड़ी सेल करेंगे, क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे? कैश डेबिट, गाड़ी क्रेडिट, कार, कहता है गाड़ी नहीं सरकार क्रेडिट। और सेल इन्वेंट्री है, गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है, गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है। कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट, कितने से? 50 लाख से, और ये कॉस्ट ऑफ सेल भी कर लेगा। और कैश डेबिट सेल्स कितने से? 50 लाख से। और यही ट्रांजैक्शन एक रिलेटेड पार्टी के साथ की 10 रुपए में, क्या एंट्री पास होगी? कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 10 रुपए। और जब आप सेल्स का टी अकाउंट देख रहे होंगे, उसमें लाखों की 50-50 लाख की ट्रांजैक्शन, एक 10 इममटेरियल, भाई इममटेरियल ही समझेंगे ना। लेकिन अगर आपको बताया जाए सर ये रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन, आपने कहना रुक जाओ भाई, अब तो ये दूसरों से भी ज्यादा मटेरियल हो गई, क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा है। भाई 10 रुपए की क्या चीज बेची है? 10 रुपए की, पता चले 50 लाख की गाड़ी, भाई है कि नहीं? हाई रिस्क आइटम। इसीलिए कहते हैं जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है
ये सारी की सारी मटेरियल समझी जाएंगी इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट। इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट का मतलब क्या है? अमाउंट कुछ भी हो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सारी मटेरियल है। नेक्स्ट, हमने मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट समझाया हुआ है आपको? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? एक मिनट है, एक स्टूडेंट को बताने दीजिए। शाबाश। मैनेजमेंट हमें जो भी इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग ऑडिट देती है, एट द एंड ऑफ द ऑडिट हम उसमें से कुछ सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन जो ज्यादा अहम हो, हायर मैनेजमेंट से कहते हैं हमें लिख के दें। जो ये इंफॉर्मेशन हायर मैनेजमेंट लिख के देती है ना, इसे कहते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बारे में एक बड़ी मशहूर कहावत है, मतलब आप कहें ना इसका पूरा कंसेप्ट जो सबसे अहम एक सेंटेंस में कवर होता है वो ये कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज एन एविडेंस। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज एन एविडेंस बट इट इज नॉट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। तस्रीह करें, कहता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपने लाजमी मैनेजमेंट से ऑब्टेन करनी है। किस, अगर इशू क्रिटिकल है तो, अगर इशू क्रिटिकल है तो, अहम है तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लाजमी ऑब्टेन करनी है। लेकिन ये इसका मतलब नहीं कि कोई क्रिटिकल इशू है, आपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर ली तो अब आपके मैनेजमेंट ने कहा है सब ठीक है तो मैंने कुछ करना ही नहीं है, मैंने कुछ करना ही नहीं है, ये बात नहीं है। बल्कि आपने फर्दर प्रोसीजर भी परफॉर्म करने होंगे। ठीक है, ये समझ आई बात? अच्छा, अगर मैं यूं कहूं अकाउंटिंग का पेपर पास करने के लिए कैलकुलेटर जरूरी है लेकिन काफी नहीं है, ये बात समझ आ रही है? जरूरी है यानी इसके बगैर तो समझा फारग है, लेकिन अगर ये है तो गारंटी अभी भी नहीं है क्योंकि आपको कुछ दूसरे प्रोसीजर भी परफॉर्म करने हैं। उसी तरीके से ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जरूरी है लेकिन काफी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, आपको कुछ दूसरे काम भी करने पड़ेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट ने एक इसकी एग्जांपल पास पेपर में दी, उसने केस स्टडी में, आपने एक रिपेयर एक्सपेंस का वाउचर उठाया 10 लाख का, मैनेजमेंट के पास लेके, उसका साथ में इनवॉइस वगैरह कोई नहीं लगी हुई थी। मैनेजमेंट ने कहा सर हम लिख के देने को तैयार है, हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देने को तैयार है कि ये एक्सपेंस बिल्कुल ठीक है। आपने क्या किया? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले ली और फिर आगे कुछ भी नहीं किया। क्या सही किया? नहीं। जहां पे एविडेंस होना चाहिए वहां पे आपको हो सकता है फेक एक्सपेंस हो, इसलिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं लगी हुई। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, काफी नहीं है, इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी लेनी है। तो इसलिए आपने देखा कि हम रिलेटेड पार्टीज के हवाले से मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं क्योंकि रिलेटेड पार्टी है मेरी, है ना। मैंने एनालिटिकल प्रोसीजर में तो आपसे नहीं कहा था रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लें, सैम्पलिंग प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए तो नहीं कहा था रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लें, लेकिन चूंकि रिलेटेड पार्टी हाई रिस्क एरिया है इसमें मैनेजमेंट से लिखवाते हैं। क्या लिखवाते हैं? मैनेजमेंट से कहते हैं सर आप लिख के दीजिए कि आपने जितनी भी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शंस हैं ऑडिटर को डिस्क्लोज कर दिए हैं। मैनेजमेंट से क्या कह रहे हैं? लिख के दीजिए कि आपने जितनी भी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शंस हैं ऑडिटर को डिस्क्लोज कर दी हैं, और जितनी भी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें आपने प्रॉपर्ली काउंटेड फॉर करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी डिस्क्लोज कर दिया है एज पर फ्रेमवर्क रिक्वायरमेंट। यानी दो चीज, एक दोनों में फर्क क्या है? ऊपर वाले में कह रहा है कि ऑडिटर को बता दिए और नीचे वाले में कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी अप्रोप्रिएट काउंट फॉर करके डिस्क्लोज कर दिया। अच्छा, यहां पे एक रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट भी फिट कर दूं हल्का सा। मुझे ये बताइए, मेरा ये ख्याल है कि जब हमने मैनेजमेंट से ये रिप्रेजेंटेशन ले ली ना कि हमने सारी की सारी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन ऑडिटर्स को बता दिए हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज कर दिए हैं, हमें ये रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट में ले लेनी चाहिए। और अगर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन दे दे, हमें एक भी प्रोसीजर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं जो हमने परफॉर्म किए थे। हम कहते हैं कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी को इंश्योर करने के लिए, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहीं रिलेटेड पार्टी रह तो नहीं गई, हमने प्रोसीजर परफॉर्म किए थे। याद है कौन से प्रोसीजर थे? इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, डिस्कशन। हाँ, तो अगर मैनेजमेंट खुद से लिख के दे दे शुरू में तो हम उसमें से कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करेंगे। ट्रू और फॉल्स? शाबाश। क्यों? क्योंकि रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, काफी नहीं है। जरूरी है, काफी नहीं है। अच्छा, अब दूसरी केस स्टडी सुने। इसी कंसेप्ट को थोड़ा एडवांस करके रिप्रेजेंटेशन में टेस्ट करता होता है। अब दूसरा क्वेश्चन भी सुन लें, कंप्लीट कंसेप्ट दे दूं आपको। आपने कहा कि सर रिप्रेजेंटेशन अगर मैनेजमेंट दे भी देना, हमने अपने प्रोसीजर जरूर परफॉर्म करने हैं क्योंकि रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, काफी नहीं है। मैंने कहा अच्छा इतनी ही जरूरी है, ठीक है। फिर मैनेजमेंट से होना क्या चाहिए? फिर मैनेजमेंट के पास गए, सर रिलेटेड पार्टी की रिप्रेजेंटेशन दे,
उन्हें कहा सर रिप्रेजेंटेशन लेके क्या, आप कौन सा उसके ऊपर एतबार कर लेते हैं, आपने जो काम करना था वो तो आप फिर भी करते ही हैं, हमारी कौन सी मान्यता। तो ऐसा करें, हम आपको रोकेंगे नहीं, आप जिस वाउचर को जिस चीज़ को चेक करना चाहे खुले आम चेक करें, हमें कोई मसला नहीं है, इसी काम के लिए तो आप आते हैं, हमसे कुछ ना मांगे, हम ये रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, ये तो आपका काम है चेक करना रिलेटेड पार्टी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड होगी कि नहीं, हम आपको ये रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, आप खुद से अपने प्रोसीजर परफॉर्म करके ढूंढे। अब मुझे बताइए, अगर प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन रिप्रेजेंटेशन नहीं मैनेजमेंट दे रही, बताइए ये ठीक है? ये भी ठीक नहीं है। हाँ अब सुने, रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, काफी नहीं है लेकिन जरूरी है, इसका मतलब है रिप्रेजेंटेशन भी लाजमी लेनी है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन के साथ अदर एविडेंस भी लाजमी लेना है। हम एक इक्वेशन बनाते होते हैं, sufficient appropriate evidence is equal to written representation plus other evidence। अगर दोनों में से एक चीज भी मिसिंग हो ना तो हम कहते हैं, जैसे एग्जाम देने के लिए जाएं, कैलकुलेटर आपके पास नहीं है या कंसेप्ट नहीं लेके गए साथ एग्जाम में, दोनों सूरतों में आप फारिग हैं, अनलेस की अल्टरनेटिव प्रोसीजर आप परफॉर्म करें, किसी दूसरे से कैलकुलेटर मांग लें। भाई ऐसे ही है ना, अगर कैलकुलेटर के बगैर काउंटिंग का पेपर दें, कोई है कोई माई का लाल जो कहे मैं पास हो जाऊंगा कैलकुलेटर के बगैर? नहीं हो सकते, ठीक है, नहीं हो सकते। अल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह करे तो फिर आप सीए किए बगैर ही आपको सीए के सारे फायदे मिल जाएं, ये भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे काम करने पड़ेंगे। तो रिटन रिप्रेजेंटेशन का स्टेटस समझ आ गया? अब रिटन रिप्रेजेंट, अच्छा तो फिर लिख लें, एक किसी जगह पे लिख लें कि सर ने एक इक्वेशन बताई थी कभी, क्या? रिटन रिप्रेजेंटेशन इज सॉरी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस इज इक्वल टू रिटन रिप्रेजेंटेशन प्लस अदर एविडेंस। ये इक्वेशन बस आधा चैप्टर आपका क्लियर हो गया, समझ लें कंसेप्चुअली, और आप केस स्टडीज भी अटेम्प्ट करने के काबिल हो गए। अब किसी रिपोर्ट की केस स्टडी के अंदर मैं रिटन रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट भी टेस्ट कर लूं, मसला तो नहीं है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। कम्युनिकेशन विद दोस्त, अच्छा मैनेजमेंट में और दोषापी गवर्नेंस में क्या फर्क होता है मेरे भाई? मैनेजमेंट, ये हाइब्रिड क्लास में जो स्टूडेंट ये बेहोश हुआ पड़ा है, इससे पूछें, इससे पूछें। हाँ ये एंड में जो सारे स्टूडेंट इकट्ठे हुए हैं ना, इनमें से किसी से पूछें, पता नहीं क्या कर पीछे, आगे इतनी जगह खाली है फिर भी पीछे बैठे हुए हैं। हाँ जी बताइए भाई, मैनेजमेंट और दोषापी गवर्नेंस में क्या फर्क है? बोलते पे जल्दी बोल दिया करें यार, कितना इंतजार करना पड़ता है आपका। अब भाईजान इन्हीं से पूछ ले, जो पहले जिनके सामने माइक रखा था इन्हीं से पूछ ले, अब बता दे भाई मैनेजमेंट और दोषापी गवर्नेंस के दरमियान क्या फर्क है? मेरा ख्याल है दोनों एक ही चीज है। एक मिनट है जी भाई, जी शर्मा नहीं वो जी 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 मैनेजमेंट और दोषापी गवर्नेंस में क्या फर्क है? दोषापी गवर्नेंस डायरेक्टर्स हैं और मैनेजमेंट सीईओ सीएफओ वगैरह। अच्छा कौन सी अथॉरिटी ऊपर है अपर लेवल पे? मैनेजमेंट के दोषापी गवर्नेंस, दोषापी, शाबाश। तो मैनेजमेंट से तो हम रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं हम। अच्छा क्या ऐसा पॉसिबल है, जरा सोच के बताइएगा, कि मैनेजमेंट किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व हो और डायरेक्टर्स को उसका इल्म ना हो? तो हो सकता है, बिल्कुल ऐसे हो सकता है। अच्छा अगर सीएफओ, सोचें जरा, सीएफओ किसी रिलेटेड पार्टी के साथ मिलकर फ्रॉड कर रहा है और डायरेक्टर्स ने कहा है जितनी भी रिलेटेड पार्टीज हो ना हमें बता दिया करना, क्या सीएफओ बताएगा डायरेक्टर को ये रिलेटेड पार्टी? मोस्ट प्रोबेबली नहीं बताएगा। अच्छा अगर हमें पता चल जाए कि मैनेजमेंट ने कोई रिलेटेड पार्टी हमसे भी छुपाई है, तो हम ये सोचेंगे हमसे छुपाई है तो मोस्ट प्रोबेबली डायरेक्टर से भी छुपाई होगी। ये सोचना चाहिए कि ये सोचना चाहिए डायरेक्टर को पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो जिनमें डायरेक्टर्स की अप्रूवल लेना जरूरी हो, लेकिन मैनेजमेंट ने डायरेक्टर्स की अप्रूवल नहीं ली, हमें पता चल गया अप्रूवल नहीं ली, हमें वो ट्रांजैक्शन डायरेक्टर्स को बता देनी चाहिए। तो लॉ ये कहता है कि जिस तरह मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है ना आपको रिलेटेड पार्टी वगैरह बताए, लेकिन अगर आपको उसमें किसी किस्म की गड़बड़ नजर आए तो आपको डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट कर देना चाहिए। नेक्स्ट कंसेप्ट यही है, कम्युनिकेशन विद दोषापी। वो कहता है, अच्छा एक है कंसेप्ट जनरल, एक है स्पेसिफिक। जैसे जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है ऑडिटर की? इंश्योर करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये कुछ स्पेसिफिक, क्या स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी? के रिलेटेड पार्टी ठीक तरीके से अकाउंट फॉर डिस्क्लोज हुई हो, के सब्सिक्वेंट इवेंट सही तरीके से अकाउंट फॉर डिस्क्लोज हुए हो।
वगैरह वगैरह स्पेसिफिक। उसी तरीके से जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की सुन लें। आपको याद है चैप्टर 2 में हमने ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है लेकिन कंसेप्ट इसलिए लिंक कर रहा हूं ताकि इस बहाने से पुराना कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाए और ये भी पक्का हो जाए। बताइए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ी थी? टू ऑब्टेन जेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू एरर एंड फ्रॉड एंड टू इश्यू रिपोर्ट। बस के कुछ और भी था? शाबाश। टू कम्युनिकेट फाइंडिंग्स एज रिक्वायर्ड बाय आई। इससे हमने ये सबक हासिल किया था कि शेयर होल्डर्स के साथ साथ सम टाइम ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसने कुछ दूसरी पार्टीज को भी कम्युनिकेट करना है। ऐसे ही है दूसरी पार्टीज को। ये उसकी एक और एग्जाम्पल, उसमें एक एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दी थी कि डायरेक्टर्स को वीकनेसेस इन इंटरनल कंट्रोल कम्युनिकेट करते हैं जो सिग्निफिकेंट होती है। एग्जांपल दी थी ना। अब दूसरी एग्जांपल मैनेजमेंट को भी करते हैं, डायरेक्टर्स को भी करते हैं। एक एग्जांपल दी, चलिए मैनेजमेंट को कर लें। अब दूसरी एग्जांपल, हम डायरेक्टर्स को सिग्निफिकेंट मैटर्स कम्युनिकेट करते हैं, यानी हमारे जनरल रूल्स बता रहा हूं, जनरल रूल, हमारे ऑडिट में कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर हमारे सामने आए ना, हम डायरेक्टर को जरूर कम्युनिकेट करते हैं। वो सिग्निफिकेंट मैटर कुछ भी हो सकता है। वो हो सकता है हमारा मैनेजमेंट के साथ डिसएग्रीमेंट हो किसी अकाउंटिंग इशू के ऊपर, वो हो सकता है मैनेजमेंट हमें कोई एविडेंस प्रोवाइड ना कर रही हो, वो हो सकता है कोई बड़ी ऐसी ट्रांजैक्शंस हो जिसमें कोई हमें रिस्क लग रहा है कि फ्रॉड इन्वॉल्व, कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है तो जनरल रूल क्या है? डायरेक्टर्स को एक दफा जरूर कम्युनिकेट करो। ये असूल याद रखिएगा, ये 6-7 टॉपिक्स में आएगा। कौन सा असूल? सिग्निफिकेंट मैटर्स है, डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करो। तो मुझे बताइए रिलेटेड पार्टी के हवाले से भी कोई सिग्निफिकेंट मैटर हो सकता है, तो हमें डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करना चाहिए। यस क्या? अगर अब मुझे आपने बताना है कि ये सिग्निफिकेंट मैटर है कि नहीं। अगर कोई रिलेटेड पार्टी है जो मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं की थी, हमने आइडेंटिफाई कर ली, क्या डायरेक्टर को सिग्निफिकेंट है? डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करना चाहिए, करेंगे। फिर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जिसकी अप्रूवल डायरेक्टर से होनी चाहिए थी लेकिन नहीं ली गई, क्या डायरेक्टर को बताना चाहिए? सिग्निफिकेंट है, अप्रूवल होनी चाहिए थी, नहीं ली गई, सिग्निफिकेंट है, डायरेक्टर्स को बताना चाहिए, हम बताएंगे। ये दोनों बातें वो हैं जो अहम है, मैनेजमेंट ने लेकिन डायरेक्टर्स को नहीं बताई। मैनेजमेंट ने डायरेक्टर्स को नहीं बताई तो हमें बतानी चाहिए। नॉर्मली आप मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स को ना एक ही लाइन में खड़ा कर देते हैं कि जी ये दोनों एक ही, चले हायरार्की डिफरेंट है ऊपर, लेकिन अगर फ्रॉड हुआ है तो दोनों इन्वॉल्व होंगे। ऐसे नहीं होता। समटाइम ऐसा होता है मैनेजमेंट फ्रॉड में इन्वॉल्व होती है, डायरेक्टर्स नहीं होते। समटाइम होते भी हैं, समटाइम नहीं होते। ज्यादातर केसेस में प्रैक्टिकली क्या होता है, मैनेजमेंट फ्रॉड में इन्वॉल्व है, डायरेक्टर्स को नहीं पता या डायरेक्टर्स में से किसी एक को पता, उनको सपोर्ट कर रहा है, बाकियों को नहीं पता। ऐसे भी होता है। तो इसीलिए मैनेजमेंट अगर कोई इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर तक नहीं पहुंचाई, हमने क्या, हमें पता चली, हम क्या करेंगे? पहुंचा देंगे। देखिए डायरेक्टर्स सारे इन्वॉल्व नॉर्मली नहीं होते, एक आधा डायरेक्टर इन्वॉल्व होता है तो हम बाकी दूसरे डायरेक्टर से कहते हैं कि इसके खिलाफ एक्शन ले। हाँ अगर फर्ज कीजिए सारे डायरेक्टर इन्वॉल्व हो, फिर ऑडिटर क्या करता है? गैस करें। फिर ऑडिटर विड्रॉ कर लेता है और शेयर होल्डर रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताता है कि ये सारे के सारे फारक, इनकी इंटेग्रिटी नहीं है, मैं इनका ऑडिट नहीं करूंगा। रिपोर्टिंग एप्लीकेशन वाहिद एग्जांपल है, वाहिद एक्सेप्शन कह ले हमारे एक रूल की। रूल क्या है हमारा? हमारा रूल यह है कि रिपोर्ट पे इफेक्ट सिर्फ 2 चीजों का होता है, या मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन। इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस ऑडिट रिपोर्ट में नहीं आते, मैनेजमेंट लेटर में रिपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर इंटरनल कंट्रोल, अब जरा सोचिए, पहले इसकी सिग्निफिकेंस सोचिए, अहमियत क्या है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस अहम हैं, एक एक ट्रांजैक्शन मटेरियल है। ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए, कंट्रोल्स होने चाहिए कि रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई किया जा रहा हो, ट्रांजैक्शंस को अप्रूव किया जा रहा हो, उनको एप्रोप्रिएटली कॉन्फर्म और डिस्क्लोज किया गया हो, ये होना चाहिए। यानी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को आइडेंटिफिकेशन, अप्रूवल, काउंटिंग, डिस्क्लोजर, इन चारों चीजों को इंश्योर करना चाहिए। अगर ट्रांजैक्शन तो कुछ आपको बताई गई फर्ज कीजिए, लेकिन पता चला कंट्रोल्स वीक है, कंट्रोल इन रिलेटेड आम ट्रांजैक्शन के कंट्रोल वीक होना, हम कहते हैं नो प्रॉब्लम, सेल्स के कंट्रोल वीक है, सेल की ट्रांजैक्शन, सेल की वेरिफिकेशन बढ़ा दो। परचेज के कंट्रोल वीक है, परचेज की वेरिफिकेशन बढ़ा दो। लेकिन रिलेटेड पार्टी के कंट्रोल्स वीक है ना, तो स्टैंडर्ड फॉरन कहता है प्रोसीजर बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके लिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है।
पढ़ा ना हमने, ऑलरेडी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन रिस्की होते हैं। तो इनमें अगर क्लाइंट आपको लिस्ट दे भी देना, उसकी वेरिफिकेशन में आपको अच्छा खासा टाइम लग जाता है। और अगर पता चले कंट्रोल्स वीक हैं तो इसका मतलब 100% कंफर्म समझ लें कि जो आपको लिस्ट दी गई है ना वो कंप्लीट नहीं है। अगर रिलेटेड पार्टी के कंट्रोल्स इनइफेक्टिव हैं तो इसका मतलब क्या है, जो आपको लिस्ट दी गई है वो कंप्लीट। तो कंट्रोल्स इनइफेक्टिव हो तो हम अपना क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे। क्या एविडेंस, डिस्क्लेमर लिखा हुआ है क्या एडवर्स लिखा हुआ है? डिस्क्लेमर, स्कोप लिमिटेशन होगी। और दूसरा, अगर डिस्क्लोजर ठीक नहीं है, ये तो कॉमन है ना, अगर मैनेजमेंट ने रिलेट, अच्छा ये ज्यादातर पूछता है, ये नहीं पूछता कंट्रोल, ये आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा ना समझने में, और गुड समझ आ गया। कंट्रोल्स वीक हैं तो फिर डिस्क्लेमर। नॉर्मली कंट्रोल्स वीक पे ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होती, ध्यान में रखिएगा, नॉर्मली नहीं ऐसा होता। ये सिर्फ ना इससे पहले कभी ऐसा हुआ ना इसके बाद होगा, सिर्फ इसी एक एग्जांपल में स्टैंडर्ड में कहता है। और दूसरा, अगर रिलेटेड पार्टी के डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड नहीं किए गए, मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट मटेरियल है तो कौन सा ओपिनियन, इफेक्ट परवेसिव है तो एडवर्स ओपिनियन। टाइप ऑफ ओपिनियन याद है ना, एडवर्स ओपिनियन। ये तो आसान है। और ज्यादातर गैस कीजिए एग्जाम में कौन सी वाली रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन पूछता है, पहले वाली के दूसरे वाली? दूसरे वाली। क्या हमें कुछ डॉक्यूमेंट करनी चाहिए चीजें, क्या करना चाहिए डॉक्यूमेंट? कितनी रिलेटेड पार्टी थे, उनके साथ रिलेशनशिप क्या, नेचुरल। ट्रांजैक्शंस डॉक्यूमेंट करने की जरूरत नहीं, क्यों भला? शाबाश, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज। अच्छा, ये डॉक्यूमेंटेशन आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है लर्निंग ऑब्जेक्टिव? एक जगह भी हमने पढ़ी थी ये चीज, इसी चैप्टर के अंदर पढ़ी थी एक जगह, प्रीवियस ईयर के वर्किंग पेपर याद है? ऑडिट प्रोसीजर टू इंश्योर कंप्लीटनेस, उसमें इंस्पेक्ट अदर प्रोसीजर्स में था। हाँ, तो जाहिर है इसका मतलब है हम इन रिलेटेड पार्टी को डॉक्यूमेंट करते हैं तो अगले साल जाके इस काबिल होते हैं ना कि प्रीवियस ईयर के वर्किंग पेपर में देखें कि रिलेटेड पार्टी कौन कौन सी। कुछ को समझ आए? ये था हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब आपके पास है 3 मिनट, जल्दी से जो कुछ आपने पढ़ा, कल वाला तो पढ़ाएंगे, आज जो कुछ पढ़ा है उसको रिवाइज कर लें ताकि हम क्वेश्चंस की तरफ चल सकें। 3 मिनट के बाद आपका अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम वो पूछ लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, और फिर उसके बाद पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे। जी पॉज कीजिएगा। जी रीडिंग कर ली होगी आपने, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। जी भाई। रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप या ट्रांजैक्शन पे कंट्रोल किस किस्म के हो सकते हैं? देखिए, ये क्लाइंट के इन्फॉर्मेशन सिस्टम पे डिपेंड करता है। नॉर्मली क्लाइंट जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम या काउंटिंग सिस्टम यूज कर रहा होता है ना, उसमें अलहदा से रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे एक न्यू पार्टी को जब ऐड करेंगे उसके साथ आइडेंटिफाई कर देते हैं ये रिलेटेड पार्टी है कि नहीं। उनका हो सकता है मैं भी अलहदा से टी काउंट बन रहा हूँ, ठीक है, अगर तो अलहदा से कोई टी काउंट बन रहा है या कोई इन्फॉर्मेशन की लिस्ट प्रिपेयर हो रही है, इसका मतलब कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन क्लाइंट आपसे कह रहा है सर सारी ट्रांजैक्शन रिलेटेड अनरिलेटेड की मिक्स ही है, उन्हीं मिक्स में से हमने कुछ ट्रांजैक्शन टेस्ट कर लिए, क्या आप उनके बारे में श्योर हो सकते हैं कि यही सारी है? आप कहेंगे भाई वो बाकी जो मिक्स पड़ी है उसमें पता नहीं हो, इससे कई गुना ज्यादा हो सकता है अंदर और ट्रांजैक्शन मौजूद हो। तो अगर कंट्रोल्स वीक हैं हमें एविडेंस नहीं मिल पाता कंप्लीट। अच्छा, ये एक और रिटन रिप्रेजेंटेशन में कंसेप्ट है। रिटन रिप्रेजेंटेशन में एक तो हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं मैनेजमेंट से, लेकिन आपको याद होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए सिर्फ मैनेजमेंट की है कि 2 चाबी गवर्नेंस की भी है? तो बताइए हम प्रैक्टिकली रिप्रेजेंटेशन सिर्फ मैनेजमेंट से लेते हैं कि डायरेक्टर से भी जरूरत पड़े तो रिप्रेजेंटेशन ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है ये कुछ केसेस उसने हमें एग्जांपल बताई है जिनमें हम डायरेक्टर से भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे auditor shall also obtain written representation from those RBI governors in following cases when they have proved specific related party transaction that materially involve financial statement or involve management। के मैनेजमेंट ने हमें कहा होगा कि सर डायरेक्टर्स ने अप्रूव किए हैं ट्रांजैक्शन, तो हम अलहदा से डायरेक्टर से पूछ सकते हैं कि सर आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए कि आपने वाकई ही ये ट्रांजैक्शन अप्रूव की है जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है। When they have financial or other interest in related party, जब डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट हो किसी रिलेटेड पार्टी में, ये सारे डायरेक्टर्स का कंबाइंड इंटरेस्ट नहीं होता, ये ध्यान में रखिएगा। नॉर्मली किसी एक आधे डायरेक्टर का होगा ना, जैसे किसी एक रिलेटेड पार्टी है तो किसी एक से डायरेक्टर का भाई होगा या जानने वाला होगा, तो बाकी लोगों से भी हम पूछते हैं। फिर जब किसी एक डायरेक्टर का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होना तो आपको पता है लॉ भी ये कहता है कि उसने दूसरे डायरेक्टर्स को डिस्क्लोज करना है और फिर कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट में। तो हम भी एज ऑडिटर बाकी डायरेक्टर से पूछते हैं सर इस ट्रांजैक्शन में एक डायरेक्टर का इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए कि क्या आपको टाइमली डिस्क्लोज हो गया वो और आपने इसको प्रूव किया।
Next, when they have made specific oral representation to the auditor on details of certain related party transaction. अगर डायरेक्टर ने कोई ओरल रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर को दी है और ऑडिटर समझता है कि इसका रिटर्न होना जरूरी है, तो वो डायरेक्टर से रिक्वेस्ट कर सकता है कि हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी आप दीजिए। मेन कंसेप्ट जो हमने इससे सीखा वो ये कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन सिर्फ मैनेजमेंट से नहीं बल्कि डायरेक्टर से भी ऑब्टेन की जा सकती है। ठीक है, खास तौर पे वो रिप्रेजेंटेशन जिनमें मैनेजमेंट का या डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो। खास तौर पे वो मैनेजमेंट से तो हम बहुत सी रिप्रेजेंटेशन लेते हैं ना, नॉर्मल रिलेटेड पार्टीज की, गोइंग कंसर्न और दूसरे एरियाज की। डायरेक्टर से सिर्फ और सिर्फ यही चंद एक रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते हैं। जी, अगर मैनेजमेंट कोई रिप्रेजेंटेशन हमें ना दे तो इसका क्या इंपैक्ट होगा हमारी ऑडिट पे? ये एक स्कोप लिमिटेशन होगी और इसका इंपैक्ट देखा जाएगा। अगर इसका इफेक्ट मटेरियल है, क्वालिफाइड ओपिनियन, परवेसिव है, डिस्क्लेमर होते हैं। हाँ जी, क्लियर? और भी क्वेश्चन? चलिए अब जरा 5 रुपए के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब एनी 3 रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन केस ऑफ सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। कोई से 3 रिस्क बता दे, कोई से 3 रिस्क बता दे। हाँ, आप मेरे भाई जनाबे आली, आप रिलेटेड पार्टी के बारे से रिस्क रिलेटेड पार्टी में डोमिनेंट क्यों नहीं आते? पढ़ के नहीं आए? पढ़ के नहीं आए? अरे हाँ हाँ, ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस, auditor identifies related party which is not identified by management, और management statement that transaction are on arm's length basis। कोई से 3 बता दे, कोई से, बल्कि 4 बता दे, बेहतर है। क्लियर ये क्वेश्चन? नेक्स्ट शेड्यूल। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया था कि स्टाइल केस स्टडी का होता है, लेकिन एंड पे क्वेश्चन रिप्रोडक्शन का बन रहा। आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन से मैच करना है कि कंसेप्ट कौन सा है। A schedule of related party transaction provided by client includes 2 significant transactions which are outside the normal course of business। ये लो, बाकी रह क्या क्वेश्चन में? खुद से कह दिया, क्या कह दिया खुद से? Transaction outside the normal course of business। State the substantive procedure that an auditor should undertake in respect of these transaction। क्या substantive procedures हैं? बताइए क्या substantive procedure है? Transaction outside the normal course of business है, क्या substantive procedure है? आप बताएं। सबसे पहले देखेंगे रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व है कि नहीं। रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व है तो ये सिग्निफिकेंट रिस्क है। फिर बिजनेस रैशनल देखना था कि नहीं देखना? बिजनेस रैशनल के ऊपर तो डिस्कशन की थी हमने इतने उसके पॉइंट, लेकिन वो पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि मेन पॉइंट ही कवर कर जाएंगे मेरा ख्याल है। फिर इंस्पेक्ट करना है किसको? कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स को। और क्या देखना है? ऑथराइजेशन, अप्रूवल, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन का कंसिस्टेंट है कि नहीं, और कहीं इसमें कोई फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, कोई फ्रॉड तो नहीं है। एप्रोप्रिएटली अकाउंटेड फॉर एंड डिस्क्लोजर है कि नहीं। शाबाश, ये सारी इसमें पढ़ी थी ना ऑप्शन में। अब देखिए क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या पूछ रहा है में? ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के प्रोसीजर। क्वेश्चन 8, ये तो पक्की केस स्टडी लग रही है मुझे। You are the audit manager on the audit of a listed company। Sorry, रिकॉर्ड ठीक है। Discuss your course of action in the above situation। कोई फायदा नहीं रिक्वायरमेंट पढ़ने का, क्यों? क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट कह रहा है, ये अक्सर केस स्टडी में आपको इसी तरह की लाइन। जी, तो चलिए बुक सामने रखिए, तब तक प्रोजेक्टर जो है वो रिस्टार्ट हो रहा है। क्या भाई, ये पकड़िएगा। You are the audit manager on the audit of a listed company, Kamil Limited। Prior to the completion of audit, you came across a prospectus issued by Neelam Limited। अच्छा, हम कामिल लिमिटेड के ऑडिटर है, नीलम के नहीं है। According to which a director of KL is the chief executive of NL। सबसे अहम इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में, KL का डायरेक्टर का चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो इसका मतलब दोनों क्या हो गई? एसोसिएटेड कंपनी। एसोसिएटेड मतलब रिलेटेड पार्टीज हो गई। However, the name of NL was not included in the list of related parties provided by KL। Name of NL was not included in list of related parties। लेकिन प्रोस्पेक्टस पढ़ के हमें आइडेंटिफाई हो गया, क्लाइंट ने नहीं बताया हुआ था। नेम वाज नॉट, हमें आइडेंटिफाई,
On being confronted, the management has advised that name was omitted inadvertently as the appointment took place just 2 months prior to the year end. उन्होंने कहा 2 महीने पहले इसलिए गलती से मिस्टेक हो गई और ये रिलेटेड पार्टीज हम आपको नहीं बता सके. सोचिए जरा कौन से वाला केस है. रिलेटेड पार्टी नॉट आइडेंटिफाइड बाय मैनेजमेंट. फिर छापने के प्रोसीजर छापे फिर छापे बोले हाँ जी. कम्युनिकेट पहले कंफर्म ना कर लें अंडरलाइंग रिकॉर्ड से वाकई, फिर कम्युनिकेट करेंगे शाबाश और मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे वाई कंट्रोल्स फेल टू आइडेंटिफाई दिस रिलेटेड पार्टी. फिर रिक्वेस्ट करेंगे सारी रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई कर ले. जो रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई होगी प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे. रिस्क ऑफ कंप्लीटनेस बढ़ जाएगा. अगर इंटेंशन है तो रिस्क ऑफ फ्रॉड भी बढ़ जाएगा. कितने करप्ट आदमी होते हैं. तुम्हें लगता था शोर नहीं मचा रहे थे ऐसे हाथ रखे शोर नहीं मासूम बन गया. मैंने कहा सारी रात शोर मचा रही है मैं भी हिस्सा डाल दूं. आगे चलते हैं. On the audit of Babar Limited BL, you have noted evaluate the above scenario. पता नहीं किस चैप्टर में से है, कह रहा है ढूंढो किस चैप्टर में से है. And specify the audit procedure which need to be performed. कोई फायदा नहीं हमारी रिक्वायरमेंट में. जब रिक्वायरमेंट से क्लियर ना हो किस टॉपिक का क्वेश्चन है फिर इंफॉर्मेशन से क्लियर होगा. छोड़ क्या. On the audit of Babar Limited, you have noted a transaction whereby a loan payable to the holding company which was overdue for 6 months was settled by transfer of securities owned by BL. ट्रांजैक्शन आउटसाइड है. अच्छा कैसे पता चला आउटसाइड से नॉर्मल सिक्योरिटीज ओन्ड सिक्योरिटीज इशू की है तो इक्विटी सिक्योरिटीज इशू करना उसने बताया हुआ. और कैसे पता चला रिलेटेड पार्टी है होल्डिंग के लफ्ज से. शाबाश. लास्ट रिक्वायरमेंट. ऊपर इंफॉर्मेशन भी छोटी सी है रिक्वायरमेंट बड़ी है. पहले इंफॉर्मेशन बता देते हैं. शम्स लिमिटेड इज एन अनकोटेड पब्लिक कंपनी अनकोटेड अनलिस्टेड. A large part of its business is carried out with person organization who are related to the management or the shareholders. Related party के साथ ज्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं. A state any aid procedure which an auditor may perform for determining the existence of related parties or related party transaction. कौन सा प्रोसीजर? कंप्लीटनेस के इंक्वायरी इंस्पेक्शन डिस्कशन अदर. शाबाश. B give 4 examples of situation that may be indicative of dominant influence. Exactly. चलें ये चैप्टर का वीडियो बस ठीक है. जय यशी. आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं. अल्लाह हाफिज.